हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था क्वेश्चन टैग को और आज की क्लास में हमें पढ़ना है वॉइस। ओके, क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस मतलब सिर्फ आवाज़ नहीं, अंग्रेजी में ये जो टॉपिक है वॉइस, उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है समझते हैं। कभी भी डेफिनेशन रट्टा मत मारना, ठीक है, कि वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है। बस आप मीनिंग समझो कि होता क्या है असल में। डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वॉइस क्या होता है, मान लो इंग्लिश क्या है, एक तरीका है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले से। आपके जो भाव हैं वो आप व्यक्त करते हो सामने वाले के साथ, ठीक है। आपकी जो भी अंदर की बात है आप बोल रहे हो तो सामने वाला समझ रहा है। कम्युनिकेशन का एक माध्यम है क्या, कोई भी लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, आप कम्युनिकेट करते हो। अब कम्युनिकेट जब करते हो तो आपकी बात कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मान लो मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुकी हूं। ओके, मैंने एक बात बोली, आपको कन्वे क्या किया कि मैंने खाना खा लिया है। ओके, अब इसको कहने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं कहूं खाना मेरे द्वारा खा लिया गया है। दोनों ही सेंटेंसेस हैं अलग अलग, लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है, मैंने बात सेम ही बोली है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूं मैंने खाना खा लिया है, दूसरे सेंटेंस में मैं कह रही हूं खाना मेरे द्वारा खा लिया गया है, तो फिर दोनों ही सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। और यही जो दो तरीके हैं वही आपके होते हैं वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब क्यों एक्टिव और क्यों पैसिव, नाम रखने का क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो ध्यान रखेंगे। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो, कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो, तो उसमें सेंटेंसेस को पहचानना सीखना पहले कि कौन से वॉइस में लिखा है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ठीक है। वॉइस क्या है, दो टाइप के होते हैं, पहला क्या एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या पैसिव वॉइस, ठीक है। एक हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब देखो एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट क्या करता है, मेन एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो वर्ब दी हुई है आपके सामने, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, राइट। सो इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द मेन एक्शन और वो सब्जेक्ट की जगह पे ही बैठा है, तो वो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। दैट मीन्स सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द मेन एक्शन एक्टिवली, ओके। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया जाए, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, फिर वर्ब आए और लास्ट में आपकी सब्जेक्ट है, ओके। परफॉर्म अभी भी सब्जेक्ट ही करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह बैठ के परफॉर्म कर रहा होगा, पैसिवली परफॉर्म कर रहा होगा उस मेन एक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बट वॉइस शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे जो हमने अभी तक की चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ी हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक, जितना भी टेंस पढ़ा है, मॉडल्स पढ़े हैं, कॉजेटिव वर्ब पढ़ा है, डबल वर्ब फॉर्मेशन पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ हमने ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब्स देखी थी। और उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन सी वर्ब का फॉर्म आ रहा था वो हमने देखा। जैसे कि पहला आपका क्या दिखता है, हैव फैमिली। हैव फैमिली वर्ब क्या होती है, जिसमें आपको हैज, हैव, हैड या प्लस हैव दिखे। प्लस हैव कहने का क्या मतलब है, जैसे आप बोलो कि may have, must have, should have, ought to have, could have, would have, ठीक है। कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में हैव आया है, तो हैव फैमिली में कौन आएगा, हैज, हैव, हैड या फिर प्लस हैव वाली कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, तो वो सब होंगी कहाँ, हैव फैमिली में। और हमने क्या चीज ध्यान दी है, हर जगह कॉमन क्या था कि उन सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी। कौन आ रहा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा था, राइट। दूसरा जो हमने फैमिली पढ़ा हेल्पिंग वर्ब का, दैट वाज बी फैमिली। बी फैमिली में क्या था आपका, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी बी
बी फैमिली में। और बी फैमिली में जब आप वर्ब की बात करोगे तो आपने क्या देखा था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही थी। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा था आईएनजी फॉर्म के साथ, वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा था आईएनजी फॉर्म के साथ। बीन आप कहाँ लगा रहे थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे किसी का भी हो, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, राइट। तो बीन आप कहां लगा रहे थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वहां भी क्या आ रहा था, आईएनजी फॉर्म ही आ रहा था। बी की बात करोगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस याद करो, शैल बी, विल बी, उनके साथ भी आप क्या लगाते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो, है ना। तो बी फैमिली के साथ अभी तक आपने क्या देखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगते हुए देखा है, ठीक है। तीसरी चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या देखा, तो याद करो अफर्मेटिव था, वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी, राइट। लेकिन जो नेगेटिव इंटरोगेटिव था वहां पे हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, डू और डज, ठीक है। आई यू और प्लूरल के साथ डू लगाते थे, बाकी सारे सिंगुलर के साथ आप डज लगाते थे। और वर्ब की फॉर्म की बात करोगे तो जब हेल्पिंग वर्ब लग रही थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर होता था अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपने लगाते हुए देखा था, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या देखा भाई, अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। बट इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो वहां हम डिड का यूज कर रहे थे, ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी अफर्मेटिव के केस में तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते थे, और जब हम डिड लगाएंगे तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के वहां पे काम चला रहे थे, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब कौन सी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म लग रही थी। ये सारा रिवीजन हो रहा है, कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका रिमेनिंग फैमिली। रिमेनिंग फैमिली में क्या आते हैं, जितने भी आपने मॉडल्स पढ़े, इनके अलावा ऊपर जितने हैं उनको छोड़ के जितने भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स आपने पढ़े हैं वो सब आते हैं आपके रिमेनिंग फैमिली में। और आपने ध्यान दिया होगा उन सब के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, चाहे ये आपका शुड रहा हो, चाहे ये आपका ऑट टूल रहा हो, कैन रहा हो, विल हो, शैल हो, कुछ भी हो, ठीक है। जितने भी ऊपर हैव फैमिली को छोड़ के, बी फैमिली को छोड़ के, फिर डू, डज, डिड को छोड़ के जितने बच्चे वो सब के आपके वो सब आ रहे थे रिमेनिंग फैमिली में, और सबके साथ आपने क्या यूज किया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, ठीक है। ये आपका था रिवीजन, इतनी चीजें आप पढ़ चुके हो, इतनी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पढ़ चुके हो। अब ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पढ़ाने का क्या मतलब है अभी आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इन चीजों को रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करके लिखी है आपके सामने, सेंटेंसेस ओनली विद अ ट्रांजिटिव वर्ब एडमिट ऑफ पैसिव एक्सप्रेशन। ये क्या कह रहा है कि जिस सेंटेंस के अंदर आपकी जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सिर्फ उन्हीं का पैसिव आप बना पाओगे। यूजली क्या होता है, जो सेंटेंस आपको दिख रहा है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आप चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन एक नियम हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट है तभी आप उसको पैसिव बना पाओगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ट्रांजिटिव वर्ब आखिर होती क्या है। देखो, जब हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रही थी तो वहां हमने बात की थी, जब मैं हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़ा रही थी तो वहां हमने बात की थी, देखो वर्ब जो है कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन से, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, है ना, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट को अभी के लिए छोड़ दीजिए, फाइनाइट में आपने देखा था ये दो टाइप के हो रहे थे, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन से, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन होते हैं, जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों काम कर सकते हैं, मॉडल्स जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। वाइल वर्ब जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब वो डिवाइड होती है आपकी दो पार्ट्स में, कौन कौन सी, पहला तो ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव, ठीक है। अब होता क्या है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, बुक्स में आपने, स्कूलों में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा डेफिनेशन, बट डोंट वरी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होता है, मान लो जो आपकी वर्ब दी हुई है सेंटेंस में उससे आप क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या पूछना है, सिर्फ दो क्वेश्चन, क्या और किसे। अगर जवाब मिल गया तो वो वर्ब क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बोल रही हूं, मैं बोलूं कि
आई स्टडीड यस्टरडे। ठीक है, मैं कह रही हूं आई स्टडीड यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाई की। और दूसरा सेंटेंस में क्या कह रही हूं, आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। ठीक है, मैंने कल पढ़ाई की, मैंने कल इंग्लिश पढ़ी। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। वर्ब क्या है, देखो पढ़ने वाला कौन है, आई हो गया क्या, सब्जेक्ट। आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बिना सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही है, यानी टेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट है, राइट। स्टडीड, अब स्टडीज से पूछो दो क्वेश्चन, या तो क्या, व्हाट, ठीक है, या तो किसे, whom। ठीक है, क्या और किसे, दो सवाल आपको बस पूछने हैं, व्हाट और whom। ठीक, स्टडी से पूछो क्या पढ़ा, जवाब दिख रहा है क्या, क्या पढ़ा, नहीं जवाब मिला। किसे पढ़ा, नहीं जवाब मिला। तो यानी स्टडीड यहां पे क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, लेकिन वही दूसरे वाले सेंटेंस में आप स्टडीज से पूछो क्या पढ़ा, तो जवाब मिलता है इंग्लिश पढ़ा। ठीक है, क्या का जवाब आपको मिल गया। तो वो जो जवाब होता है उसे हम बोलते हैं उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट मिल गया दैट मीन्स ये जो स्टडीड है यहाँ पे आपके ट्रांजिटिव वर्ब का काम करती है। यूजली मोस्ट ऑफ द वर्ब्स एक्ट बोथ एज इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब। डिपेंड करता है भाई साथ में ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया है। ठीक, बस यही ध्यान रखेंगे। वर्ब से पूछना है क्या और किसे, अगर जवाब मिला तो जवाब होगा ऑब्जेक्ट और वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब। जवाब नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये बात आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं विथ एग्जाम्पल। अच्छा, अब अगली बात, ये फैक्ट आपको समझ आ गया कि जिन सेंटेंस के पास एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है सिर्फ उन्हीं का पैसिव बनता है। क्यों बनता है ये भी बताऊं कि उन्हीं का क्यों बनता है। अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नॉर्मल जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। मान लो एक सेंटेंस है जिसमें वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव का स्ट्रक्चर तो ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्ट्रक्चर शुरू ही नहीं होगा, राइट। तो इसलिए जरूरी होता है कि इफ यू वांट टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव तो फिर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट होनी चाहिए। तो रूल नंबर 1 आता है इसी के साथ। रूल नंबर 1 क्या बात करता है कि जब भी हमें एक्टिव से पैसिव करना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सब्जेक्ट बना देंगे। रूल नंबर 1 सबसे बेसिक रूल वॉइस का क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हो और ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सब्जेक्ट बना देते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, राम इज राइटिंग अ बुक। ओके, राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक। कौन लिख रहा है, राम, सब्जेक्ट है। ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है, वर्ब है। क्या लिख रहा है, अ बुक, यानी राइटिंग क्या हुई, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अ बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सब्जेक्ट बनाते हो, यानी कि ये जो अ बुक है सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, आ जाओ, अ बुक हो गया। ठीक, इज बीइंग, हमने इज का इज बीइंग क्यों किया, नेक्स्ट रूल में अभी पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान नहीं हो। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन होती है और राम सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बाई राम हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा है। ठीक, तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि राम इज राइटिंग अ बुक, राम एक किताब लिख रहा है। दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि एक किताब राम के द्वारा लिखी जा रही है। मीनिंग सेम है, बस कहने का तरीका बदल गया। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है। आपसे कहा जाए कि अपना दायां कान पकड़ो तो आप या तो ऐसे पकड़ लो, ठीक है, या फिर घुमा के पकड़ लो। ठीक, चाहे सीधे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात वही चीज है, पकड़ना आपको दायां कान ही है। ठीक, तो यही बस कहने के तरीके होते हैं। एक और एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग यू। एग्जाम्पल भी है, फैक्ट भी है, आई एम टीचिंग यू।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम टीचिंग यू जो है, इसमें देखो टीच कौन कर रहा है, आई कर रहा है, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आई के साथ एम लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब, कर क्या रहा है, टीचिंग कर रहा है, मेन वर्ब हो गई। और किसे पढ़ा रहा है, यू को पढ़ा रहे। ये बताओ क्या टीचिंग यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है? तो बिल्कुल है। ठीक है, यूजुअली स्कूल वगैरह में आपको क्या सिखाया जाता है कि अगर आपकी जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब आपकी क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है ना। ट्रांजिटिव वर्ब जहां होगा वहां आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन असल में ऑब्जेक्ट होता क्या है वो कोई नहीं बताता है। अब मैं बोल दूं आई स्टडीड यस्टरडे तो कह देंगे यस्टरडे ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, यस्टरडे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब भी दिख गया, ऑब्जेक्ट भी दिख गया। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना होगा, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को चलिए सब्जेक्ट बनाते हैं, यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है, आर बीइंग क्यों किया अभी हम देख लेंगे। टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, टॉट हो गया थर्ड फॉर्म, और आई का हमने कर दिया बाई मी। याद रखेंगे आई सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। लास्ट क्लास में मैंने एक टेबल बना के आपको दिखाया भी था तीनों पर्सन का, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव वाला केस, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आई का हमने क्या कर दिया, बाई मी कर दिया। तो पहला रूल आपने क्या समझा है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हो तो सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हो, एंड ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सब्जेक्ट बनाते हो। ओके, ये था आपका पहला रूल विथ 2 एग्जांपल्स। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। देखो हमने सब्जेक्ट तो देख लिया कि भाई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला है, बस इन्हीं का प्लेस आपको इंटरचेंज कर देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, क्योंकि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमने सॉर्ट कर लिया, अगली बात हम क्या करेंगे किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अगर एक्टिव में ऐसा टेंस है तो पैसिव में ये हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्टिव में जो आपका सेंटेंस है वो किस में है, इंडेफिनिट है, फिर वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, डजंट मैटर। ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी किसमें, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में हो जाएगी, हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, और रिमेनिंग फैमिली का कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है तो रिमेनिंग प्लस बी हो जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा, बस ये आप याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ की बी होती है, बी मतलब बी फैमिली से हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मान लो आपके सामने इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट मैं कह रही हूँ डू है या डज है या डिड है, या फिर इंडेफिनिट में चलो इतना है। ठीक है, उसके आगे आप मान लो विल शैल भी लगा दो, है ना, डू डज प्रेजेंट की, डिड आपकी पास्ट की, विल शैल कहाँ की होती है, फ्यूचर की होती है। तो अगर इंडेफिनिट है तो उसका आप कॉन्टिन्यूअस का बना दोगे, यानी कि अगर डू या डज लिखा है तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज एम आर में से कुछ लगाओगे। डिड लिखा हुआ है तो वॉज या वर में से कुछ लगाओगे, और अगर विल शैल लिखा है तो आप क्या लिखोगे, विल बी लिखोगे या शैल बी लिखोगे। ठीक है, तो कुल मिला के इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस करने में यही तो देख रहे हो, बी फैमिली की ही तो पूरी है। चाहे आप किसी को देख लो, इज एम आर देख लो, वॉज वर देख लो, विल बी शैल भी देख लो, सारी क्या है, बी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, दूसरा आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो ऑलरेडी बी फैमिली होती है, तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि वो बी फैमिली ही रहे। तो देखो कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम हमेशा लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा लगाते हैं, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में हम बी की आईएनजी लगा देते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्लस हमने बीइंग कर दिया। ठीक है, हैव फैमिली में आपने देखा होगा हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यहां जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो हैव के आगे हम बीन लगा देंगे, आपका बन गया पैसिव का हेल्पिंग वर्ब। ठीक, वैसे रिमेनिंग में आपने देखा होगा चाहे कैन हो, चाहे मे हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मॉडल हो, आपने ध्यान दिया होगा वहां पे
कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म हम देख रहे थे। तो फर्स्ट फॉर्म अगर बी की अब बात करोगे तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी ही होती है। जैसे यहाँ विल शैल भी आप देखोगे, विल शैल आपका रिमेनिंग में आता है, फिर भी हमने यहाँ क्या किया? विल बी शैल बी यहाँ बना देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के रूल नंबर 2 में हमने क्या जाना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो बी फैमिली से होगी। अगर आपका एक्टिव में टेंस इंडेफिनिट है तो वो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में हो जाएगा, और अगर हैव फैमिली तो हैव प्लस बीन हो जाएगी, और रिमेनिंग फैमिली है तो रिमेनिंग प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई कॉल हिम। ठीक है, क्या लिखा है? आई कॉल हिम। अब अगर आप टेंस पहचानने की कोशिश करोगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ आती है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और किसे बुलाया? उसे बुलाया। तो कॉल है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब यानी पैसिव बन सकता है। जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, बुलाया किसने? आई ने, ये हो गया सब्जेक्ट। किसे बुलाया? हिम को, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और कॉल है आपका वर्ब। ठीक है, टेंस कौन सी है? इंडेफिनिट, वो भी प्रेजेंट की, तो वो किस में चेंज होगी? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है, ही लिख दिया। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ही के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखते हो? इज लिखते हो, इज लिख दिया। अब आएगी वर्ब की बारी, और हमेशा ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, डजंट मैटर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो। लिख दिया कॉल्ड, और सब्जेक्ट को बाई लगा के हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो ही इज कॉल्ड बाय मी, दैट इज इट। आपका चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। शी इज अबाउट टू इन्वाइट मी। She is about to invite me, वह मुझे इनवाइट करने वाली है। कौन करने वाला है? she is the subject here। ठीक है, is about to, याद रखो जरा, मॉडल में पढ़ाया था आपको about to वाला। ठीक है, about to मतलब ना प्लस वाला है। इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। तो अबाउट टू रिमेनिंग फैमिली। ठीक है, उसके बाद इनवाइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसे इनवाइट करने वाली है? मी को, तो मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ। ठीक है, और इनवाइट से आपने पूछा किसे, जवाब मिला, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट मीन्स इसका पैसिव बन सकता है। कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट होता है आई। ठीक है, अब इज अबाउट टू का क्या हो जाएगा? रिमेनिंग प्लस बी होता है, यानी इज अबाउट टू बी हो जाना चाहिए, और सब्जेक्ट है आपका आई, तो आई के साथ इज तो नहीं लगता है, क्या लगता है? एम लगता है। तो आई एम अबाउट टू बी कर दिया, और फिर इनवाइट का इनवाइटेड थर्ड फॉर्म हो गया, और शी का बाई हर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। राधा वॉज मेकिंग डॉल्स, राधा गुड़िया बना रही थी। कौन बना रही थी? राधा। राधा इज द सब्जेक्ट हियर। ठीक है, वॉज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मेकिंग वर्ब है, और क्या बना रही थी? गुड़िया बना रही थी, ये हो गई ऑब्जेक्ट। क्या बना रही थी? गुड़िया बना रही थी। तो मेकिंग यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट मीन्स वी कैन चेंज इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, अब गुड़िया बना रही थी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बना दे सब्जेक्ट, डॉल्स हो गया। ओके, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, वॉज। ठीक, वॉज यानी पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, वो किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में हो जाएगा। तो बीइंग करते हैं। डॉल्स के लिए वॉज या वर में से क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। डॉल्स वर, फिर बीइंग, और उसके बाद मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड होता है, और बाई लगा के हमने राधा लिख दिया। डॉल्स वर बीइंग मेड बाय राधा। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल है आपके सामने। ही इज टू राइट अ लेटर। ही इज टू राइट अ लेटर। ही इज टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने को है। वह एक पत्र लिखने को है। ठीक, इज टू याद करिए, ना प्लस वाला है। क्या उस दिन क्या क्या पढ़ाया था आपको? अबाउट टू पढ़ाया था, उसके बाद टू पढ़ाया था, उसके बाद गोइंग टू पढ़ाया था। तीनों के साथ हम क्या यूज कर रहे थे?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये टू वाला लिखा हुआ है, टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ही है आपका सब्जेक्ट, कौन लिखने वाला था, ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इज टू हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट हो गया आपका वर्ब, क्या लिखने वाला था, एक पत्र, तो अ लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, अ लेटर, इज टू का इज टू बी हो जाएगा क्योंकि रिमेनिंग फैमिली से बिलोंग करता है, इज टू बी, राइट का हो गया रिटन बाय हिम। ओके तो ये हो गया कि किस तरह से आप जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हो तो कैसे आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बदलते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, नहीं हुई होगी तो एक बार और देखिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक। बहुत भारी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ कोई भरोसा भी नहीं है भाई कब पूछ ले, ठीक है। कुछ अलग सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस आपने सीखा है कि बेसिक चीजें कैसे आप चेंज करते हो एक्टिव से पैसिव में, किस तरह से टेंस आप चेंज करोगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे, वर्ब चेंज करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करोगे, राइट। तो रूल नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। ये कहता क्या है, मान लो आपका सेंटेंस कुछ इस स्ट्रक्चर में हो, देयर इज वॉज नाउन 2 + V1, एक्टिव में कुछ इस तरह हो, ठीक। ये स्ट्रक्चर देख के कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए एग्जाम्पल से समझिए। मान लो मैं बोलूं देयर इज नो टाइम टू लूज, खोने के लिए अब समय नहीं बचा है, ओके, देयर इज नो टाइम टू लूज। तो जहां भी आपको 2 + V1 दिखे, उठा के उसको 2B + V3 कर दो, ठीक है। अभी आपने देखा था ना 2 के साथ V1 होता है तो उसको क्या करते हैं, 2 + B करके V3 आप कर देते हो, है ना। बस यही चीज ध्यान रखनी है। देखो देयर इज नो टाइम टू लूज का क्या हो जाएगा, देयर इज नो टाइम, वहां तक आया, यहां तक देखो दोनों का सेम है, आगे 2 + V1 का 2B + V3 कर दिया। ऐसे ही देयर आर सो मेनी डॉग्स टू पेट, देयर आर सो मेनी डॉग्स टू पेट, तो यहाँ 2 + V1 है, 2B + V3 कर देंगे। ये डॉग्स तक देखो बिल्कुल सेम है, देयर आर सो मेनी डॉग्स, टू पेट का 2B पेटेड, कोई मिला के करना क्या है, 2 + V1 दिखे 2B V3 कर दो आंख बंद करके, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, अरे भाई हाँ, देयर आर मैनी बुक्स टू राइट, कई पुस्तकें लिखने को हैं, तो देयर आर मैनी बुक्स टू राइट का हमने क्या किया, 2 + V1 था, 2B + V3 कर दिया, 2B रिटन, ठीक है। ऐसे आता है आपका एक रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कैसा है, इट इज अ प्लेस टू प्ले हॉकी, यानी पहले इट है, फिर टेंस के हिसाब से प्रेजेंट की है या पास्ट की है, इज वॉज, फिर टाइम या प्लेस दिया होगा, फिर 2 + V1 दिया होगा, ठीक। उसके बाद एक नाउन दिया होगा एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो क्या करोगे, इट वैसे ही रहेगा, इज वॉज भी वैसे ही रहेगा, टाइम और प्लेस भी वैसे ही रहेगा। अभी जो नाउन इधर लिखा है उसको आगे लेके आएंगे, फॉर नाउन करेंगे और 2 + V1 का 2B + V3 कर देंगे। जैसे इट इज अ प्लेस टू प्ले हॉकी, तो हमने क्या देखा, इट इज द प्लेस, यहां तक तो सेम रहने वाला है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इस नाउन को फॉर लगा के आगे ले आएंगे, क्या लिखेंगे, इट इज द प्लेस फॉर हॉकी और 2 + V1 का 2B V3 कर देंगे, यानी 2 प्ले का 2B प्लेड कर देंगे, तो क्या होगा, इट इज द प्लेस फॉर हॉकी टू बी प्लेड, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट है, फिर इज वॉज हिसाब से है, टाइम या प्लेस होगा, 2 + V1 होगा, नाउन होगा। करना क्या है, ये टाइम तक आपको एज इट इज लिखना है, नाउन को फॉर लगा के आगे लिखना है, 2 + V1 का 2B + V3 कर देना है, यानी कि इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड, ठीक है, टू बी लर्नड, ये हो गया। तो ये था आपका रूल नंबर 4, आई होप समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला रूल है आपका रूल नंबर 5। देखो जैसा कि आपने क्या पढ़ा है कि जब भी आपके सामने आपको एक्टिव या पैसिव दिख रहा है, तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव चेंज करोगे तो सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाई क्या है, बाई एक प्रीपोजिशन है, राइट। बाई क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो जरूरी नहीं है कि भाई सबके साथ आपको बाई ही लगाना है,
कुछ वर्ब्स थोड़ी सी नकचड़ी होती हैं, कहती हैं हमको बाई चाहिए ही नहीं, बाई से हमारी नहीं बैठती, हमको हमारा अलग प्रीपोजिशन दो। ठीक है, वो वर्ब क्या कहती है, हमको हमारा अलग प्रीपोजिशन दो, हम तो उसी को साथ में लगाएंगे। तो वो वर्ब्स हैं कौन कौन सी? सबसे पहले आपको दिख रहा है नोन और ओब्लाइज्ड, दोनों अपने साथ क्या लगाती हैं? टू लगाती हैं। नोन बाई मी या ओब्लाइज्ड बाई मी नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोन और ऑब्लाइज्ड के साथ आप क्या लगाते हो? टू लगाते हो। और ध्यान रखना भाई, ये वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसा के आपसे पूछेगा। ठीक है, अगली चीज क्या है? ये दो वर्ब आपने देख ली, 1 2। अगली देखेंगे प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। प्लीज्ड आप किसी के साथ होते हो, सेटिस्फाइड भी किसी के साथ होते हो, तो प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ आपने लगाया विथ। विथ मतलब साथ में। ठीक है, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ आपने क्या लगाया? विथ लगाया। ऐसे ही इंटरेस्टेड किसी के साथ होते हो, कंटेंटेड किसी के, सॉरी, इंटरेस्टेड किसी में होते हो, कंटेंट भी किसी में होता है। ठीक है, तो ये दो का क्या है? इनके साथ आप इन लगाते हो। ठीक, उसके बाद डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, किसी पर होते हो। ठीक है, मैं आप पर नाखुश हूं, नाराज हूं, अलार्म्ड हूं, शॉक्ड हूं, सरप्राइज्ड हूं, एस्टोनिश्ड हूं। ठीक है, तो इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। क्या पढ़ा आपने? नोन और ऑब्लाइज्ड के साथ आप टू लगाते हो। सेटिस्फाइड और सॉरी हाँ, प्लीज्ड बोला था क्या मैंने? शायद मैं भूल गई। हाँ, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ विथ लगाते हो। उसके बाद इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ इन लगाते हो। डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, शॉक्ड और सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड के साथ आप एट लगाते हो। तो ये आपको प्रीपोजिशंस याद रखने हैं, किनके साथ आप किन्हें लगा रहे हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है ही नोज आवर एड्रेस, वह जानता है, वह जानता है। क्या जानता है? हमारा एड्रेस। तो बताओ क्या यहाँ पे नो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है? सोच लो मन में, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ही नोज व्हाट? आवर एड्रेस। तो व्हाट का आंसर आपको मिल गया। नोज क्या है? वर्ब। आवर एड्रेस क्या है? आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। और ही क्या है? जानने का काम ही कर रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसको जब आप चेंज करते हो तो क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, आवर एड्रेस। ठीक है, आवर एड्रेस। उसके बाद टेंस क्या है? नो में SEIS लगा है, दैट मीन्स प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो उसको क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस में आवर एड्रेस के साथ इज लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, नो का नोन हो गया। नो का तीनों फॉर्म क्या होता है? पहला फॉर्म क्या है? नो। दूसरा फॉर्म क्या है? न्यू। तीसरा फॉर्म क्या है? नोन। ठीक है, सेम ऐसे ड्रॉ का भी होता है। ठीक है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ऐसे फ्लाई का भी होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने वर्ब के फॉर्म वाली PDF आपको शेयर कर रखी है, उसको जरूर पढ़िएगा, वहां पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नोन हो गया। और फिर आगे नोन बाई मत लगा देना भूल के। नो और ऑब्लाइज्ड के साथ आप टू लगाते हो, तो टू और फिर ही का ऑब्जेक्ट हिम कर दिया। आर परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, सॉरी आर नहीं, योर परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, आपके परफॉर्मेंस ने मुझे सेटिस्फाई किया। ठीक है, योर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हो गया, किसने सेटिस्फाई किया? योर परफॉर्मेंस ने। सेटिस्फाई हो गया आपका वर्ब, और इधर मी किसको किया? मी को किया, तो मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, मी का हो गया आई। अब आप कहोगे वर्ब कैसे पता करें? तो टेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि that is going to be changed into past का continuous। so I के साथ हम continuous में was लगाते हैं, was लगा दिया। verb की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में होती है, satisfied कर दिया। satisfied के साथ क्या लगता है preposition? with। तो with किया और your performance आपका ऑब्जेक्ट बन गया इधर। ठीक है, ऐसे ही this news will shock you, यह न्यूज आपको शॉक कर देगी। ठीक है, कौन करेगी शॉक? ये न्यूज। तो दिस न्यूज क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, विल क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है। शॉक क्या है? वर्ब है, किसे करेगी? यू को, तो शॉक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब यू को बनाते हैं सब्जेक्ट, यू का तो यू ही रहने वाला है। विल का क्या हो जाएगा? विल बी हो जाएगा, विल बी हो गया। शॉक का थर्ड फॉर्म शॉक्ड हो गया, और शॉक के साथ आप एट लगाते हो इसलिए एट लगाया, और आगे आपने सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, दिस न्यूज हो गया। ओके, सिंपल था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि भाई सारी वर्ब्स के साथ बाई नहीं लगता है, कुछ है थोड़ी सी वीआईपी, उनको अपनी प्रीपोजिशन अलग चाहिए। अब आते हैं अगले रूल पे। रूल नंबर 6 क्या बात करता है? कहता है कि मान लो एक्टिव वॉइस है, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लग रखी है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे अगर हम बदल रहे हैं तो। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो एक्टिव में जैसे आपकी प्रीपोजिशन लगी है, पैसिव में भी वैसी ही लगी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ही विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, ही विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, यहाँ पे क्या है? सॉरी, ही कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, माई मिस्टेक। वी विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, वी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक वर्ब है, आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन है। ठीक, उसके बाद किसकी हम देखभाल करेंगे? योर चाइल्ड की, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको आप पैसिव में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, योर चाइल्ड हो गया, विल का क्या हो जाएगा? विल बी हो जाएगा, लुक का लुक्ड हो जाएगा, और आफ्टर अगर लुक के बाद है तो तुरंत बाद ही लगाएंगे, और फिर बाई वी का ऑब्जेक्ट अस हो गया। ठीक है, यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू दिस बुक, यहां पे बताओ कौन गो थ्रू करेगा? यू, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या विल है? नहीं, विल हैव टू, फ्यूचर की मजबूरी, आपको इस बुक से गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो विल हैव टू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगी हुई है, गो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और आगे दिस बुक आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो क्या करेंगे? दिस बुक को बना दिया सब्जेक्ट, दिस बुक। विल हैव टू का विल हैव टू बी करना है। ठीक है, विल हैव टू बी करना है, तो विल नॉट हैव टू बी हो गया, नॉट क्योंकि लगा था तो उसको नहीं ना हटा सकते, मीनिंग बदल जाएगी। और फिर गो का थर्ड फॉर्म हमने क्या किया? गॉन किया, थ्रू साथ में लिखा है, थ्रू लिखा, और बाई लिख के यू आपने बना दे यहाँ ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम? रूल नंबर 6, जिसमें कहता है कि अगर एक्टिव में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी है तो पैसिव में वैसी ही लगी रहेगी, उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। दे आर लॉफिंग एट यू, क्या है? दे आर लॉफिंग एट यू, कौन हंस रहा है? दे हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है? दे हंस रहे हैं, सब्जेक्ट हो गए। आर लॉफिंग एट यू, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, वो चेंज हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में। ठीक है, और किस पर हंस रहे हैं? यू पर हंस रहे हैं, यू हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, यू के साथ लगता है आर प्लस बीइंग हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग होता है। फिर लॉफिंग का लॉफ्ट, और एट है तो तुरंत एट लगेगा, और फिर बाई लगा के दे का ऑब्जेक्ट देम लग जाएगा। ओके, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 थोड़ा और मजेदार, कहता क्या है? रूल नंबर 7 कहता है कि मान लो आपका जो एक्टिव वॉइस है उसके सब्जेक्ट ये हैं भाई साहब, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, नन, सॉरी वन। ओके, इस टाइप के आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं एक्टिव वॉइस में। अब एक चीज कॉमन है इन सारे ही सब्जेक्ट्स में, वो क्या है? किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा है। राइट, मैं बोलूं किसी ने मेरा खाना खा लिया, किसी ने मेरा खाना खा लिया, किसने खाया नहीं पता। मैं बोलती राम ने मेरा खाना खा लिया, तो मैं क्लियरली बता रही हूँ राम ने खाया, किसी ने यानी पता नहीं है। लोगों ने यह घटना होते हुए देखी, लोगों में किसी एक पर्टिकुलर की बात है क्या? नहीं। ठीक है, मैं कह रही हूँ पुलिस आ रही है, तो पुलिस में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात है? नहीं। पब्लिक ने उसको बहुत पीटा, पीट पीट के कचूमर निकाल दिया, पब्लिक किसी एक पर्टिकुलर बात की, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की? नहीं। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में कुल मिला के कॉमन यही है कि किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही है,
और जब ऐसा होता है तो जब आप इसका वॉइस चेंज करते हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो, तो ज़रूरी नहीं है इन्हें पैसिव में लिखना। जैसे आप बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो अगर इस टाइप का कोई सब्जेक्ट है तो उसे बाई लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए है समवन स्टोल माई पेन। स्टोल, स्टोल क्या है? स्टील का सेकेंड फॉर्म। स्टील मतलब चुराना, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। स्टोलन। सेम वैसे ही टेक होता है। टेक मतलब लेना, सेकेंड फॉर्म टूक और थर्ड फॉर्म टेकन। ठीक, तो स्टील मतलब क्या है? चुराना। तो किसी ने मेरी पेन चुरा ली। किसने चुराई पता नहीं, मैं कह रही हूं किसी ने चुरा ली। तो हम क्या करेंगे? किसी ने चुराई है, ये हो गई आपकी सब्जेक्ट, ठीक है। स्टोल आपकी सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। क्या चुराई? मेरी पेन चुराई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? माई पेन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस करते हैं तो क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। स्टोल है, थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाती है, ठीक है। और बाई समवन आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है। मैं बोलूं मेरी पेन चोरी होगी, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होगा? मेरी पेन चोरी हो गई, यानी किसी ने चुराई है, वो अंडरस्टूड है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नोबडी कैन सी गॉड, भगवान को कोई देख नहीं सकता। नोबडी कैन सी गॉड, भगवान को कोई देख नहीं सकता। तो उसे मैं हिंदी में कैसे बोलूंगी? पैसिव बोलना है तो भगवान को देखा नहीं जा सकता, किसी के द्वारा वो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो मान लो कि अगर नोबडी लिखा है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं लिखने के लिए आपको कैन नॉट करना पड़ेगा। गॉड कैन नॉट बी सीन बाय एनीबडी, वो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे नॉट लिखने का मन ही नहीं है, तब तो भाई आपको नोबडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉट नहीं लगाओगे, मान लो मैं बोलूं गॉड कैन बी सीन, ये तो मतलब ही उल्टा हो गया है ना, पूरा मतलब ही उल्टा हो गया। तो यहाँ पे आपको नोबडी लगाना पड़ जाएगा। बस मीनिंग देखते हुए चलो, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। गॉड, नोबडी कैन सी गॉड का क्या हो गया? गॉड कैन नॉट बी सीन कर दो, या फिर गॉड कैन बी सीन बाय नोबडी कर दो, दोनों ही ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 बात करता है डबल वर्ब फॉर्मेशन की। डबल वर्ब फॉर्मेशन में आपने क्या पढ़ा था कि एक सेंटेंस के अंदर दो दो वर्ब आपको दिखती थी, एक तो मेन वर्ब थी, दूसरी वाली नॉन फाइनाइट वाली थी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? मान लो दो वर्ब हैं, तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन से वाले वर्ब को हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, वो चीज़ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें किस तरह से चेंज करते हैं? मान लो लिखा है पीपल सॉ हिम वॉकिंग, लोगों ने उसे वॉक करते हुए देखा। ओके, देखा किसने? लोगों ने। लोगों ने क्या किया? देखा। सॉ है आपकी मेन वर्ब, ये वॉकिंग क्या है? आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। देखा, किसे देखा? हिम को देखा। किसे देखा? हिम को देखा। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ही कर दिया, ठीक है। सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कहाँ लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे चेंज होगी? कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी, ही वॉज, ठीक है। थर्ड फॉर्म सीन, सीन व्हाट? वॉकिंग। और पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर वाले रूल में हमने पढ़ा है कि पीपल होगा तो उसे वापस से बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने क्यों लिखा है? ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यू मेड मी लॉफ, आपने मुझे हंसाया। आपने क्या किया? हंसाया, ठीक है। यू कॉजेटिव में आपको पता है मेक और कॉज होती है आपकी मेन वर्ब, तो ये मेड क्या है? वर्ब है। किसने हंसाया? यू ने हंसाया हो गया सब्जेक्ट, किसे हंसाया? मुझे हंसाया हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई दूसरी वाली वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, मी का हो गया आई। मेड सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट था, कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आई वॉज। मेड का मेड, लॉफ का लॉफ और यू का बाय यू कर दिया। I was made love by you, ठीक है। नेक्स्ट, he will find me teach, he will find me teach, okay. I shall be found to teach, I was, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे टू लगा लेना, ठीक है।
आई वॉज मेड टू लव बाय यू। जब आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे वहां पे एक रूल आएगा कि जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है सीधे V1 होती है, जैसे लेट के बाद सीधे V1 आती थी, मेड के साथ सीधे V1 आती है। लेकिन जैसे उन्हें आप पैसिव में चेंज करते हो तो वो जो V1 है वो 2+V1 में चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 2+V1 आप पैसिव में कर लेंगे, एक्टिव में मत करिएगा, ठीक है। ही विल फाइंड मी टीच, वह मुझे पढ़ाते हुए पाएगा। फाइंड वो क्या करेगा, पाएगा। फाइंड है आपकी वर्ब, ठीक। कौन पाएगा, ही पाएगा, हो गया सब्जेक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसे पाएगा, मुझे पाएगा, मुझे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट आई के साथ शैल बी फाउंड टू टीच, ठीक है। और बाई देम क्यों लिखा है भाई, यहां लिख दीजिए बाई हिम, क्या होगा, बाई हिम होगा। उसको काट लीजिएगा प्लीज, कभी कभी कुछ चीजें गलत टाइप हो जाती हैं, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 बात करता है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपने अब पहले पढ़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें आपसे आप क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन पूछने के भी क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। या तो आपका आंसर सिर्फ यस या नो होने वाला है, या फिर वहां कोई आपको इंटरोगेटिव वर्ड दिखने वाला है, या तो यस नो या तो इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लो आपका इंटरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। मान लो सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है, ठीक। तो अगर एक्टिव में हु है तो पैसिव में हु का क्या हो जाता है, हुम कर देते हैं, ठीक है। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, विच, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ इंटरोगेटिव के तौर पे इनका हम यूज करते हैं। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, विच में कोई चेंज नहीं होता है। अभी तक चेंज बस आपने क्या देखा है कि हु का हुम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है, अगर हुज, हाउ मच और हाउ मैनी लिखा है, ठीक है। विच मैंने बोल दिया था क्या, सॉरी। विच, हुज, हाउ मच और हाउ मैनी लिखा है। कौन कौन है, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी। तो इनके साथ जो संबंधित शब्द है वो भी आएगा, ठीक है। जैसे विच बुक, विच पेन, हुज पेन, हाउ मच मिल्क, हाउ मैनी बुक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी अगर इस टाइप से आता है तो वहां पे आप क्या करते हो, इनके साथ जो संबंधित शब्द होगा उसको भी लिखोगे, ओके। कैसे, अब जरा देखिएगा। एग्जाम्पल से जितना बेटर समझ आएगा वो आपको और कहीं नहीं आने वाला। सपोज आपके सामने एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। Why ought you not to have written a letter? Why ought you not to have written a letter? ठीक है। Why आपका क्या है, तोड़ते हैं पहले, इंटरोगेटिव वर्ड है। ought क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वैसे हेल्पिंग वर्ब तो ये पूरा ought to have होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां सिर्फ वही लिखा है। फिर you क्या है, आपका सब्जेक्ट है। not भी दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हुई है, ये आपका ऑब्जेक्ट भी दिया है, ठीक है। तो आप कैसे करते हो, वाई का कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो वाई को हम वैसे ही इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे। अब आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ऑट टू हैव था आपका, ऑट टू हैव था, जो कि चेंज हो जाएगा किसमें, ऑट टू हैव बीन में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा हुआ है। अब ऑट, ठीक, आगे क्या है, टू हैव बीन इधर लिखा है। सब्जेक्ट क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर। नॉट का नॉट है, टू हैव का टू हैव बीन हो गया, रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन ही होता है, और यू का क्या कर दिया, बाय यू कर दिया। ये था आपका पहला एग्जाम्पल जहां पे WH वर्ड लिखा होता है और उसको आपको चेंज नहीं करना होता, ठीक है। वाई ऑट अ लेटर नॉट टू हैव बीन रिटन बाय यू। ऐसे एक और आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, इंटरोगेटिव का ही है लेकिन यस नो टाइप का है। क्या है, एम आई टू कॉल हर, क्या मैं उसे कॉल करने को हूँ। यहाँ आपको सीधे क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। हेल्पिंग वर्ब पूरा क्या है, M2 है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये पूरी है, सब्जेक्ट है आई, कॉल है वर्ब, किसे, हर को, ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो आप कैसे लिखते हो,
M2 का वही रहने वाला है, बस M ध्यान रखेंगे I के लिए लगता है, तो सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से लगाओगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का क्या हो जाएगा she, और she के साथ क्या लिखते हो, is MR में से is लिखते हो, तो इसका हुआ is, ठीक है, सब्जेक्ट आया she, ठीक। 2 का क्या हो जाएगा, M2 का आपका M2B होना चाहिए, और M भी सिर्फ I के साथ होता है, she लिखना है तो उसके साथ is हो जाएगा, तो 2B कर दिया। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, और I का क्या हो गया, बाई मी हो गया। यस नो टाइप में इस तरह से आप लिखते हो। Am I to call her का क्या हो गया, is she to be called by me। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है समझने के लिए, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे सब कुछ आसान लगेगा। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है सब कुछ उसी पे लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, तो यहां तक हुआ है आपका। नेक्स्ट जो है हमें क्या पढ़ना है कि जब आपका इंटरोगेटिव वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम करे तब आपको क्या करना होगा, ठीक है। जब आपका इंटरोगेटिव वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम करे तब आप क्या करोगे। एग्जाम्पल देखिएगा, समझिएगा। Who will have to invite me? Who will have to invite me? कि किसे मुझे इनवाइट करना पड़ेगा। will have to फ्यूचर की मजबूरी, ठीक है। will have to आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनवाइट क्या है, वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहोगे सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट कहाँ है इस सेंटेंस का। ध्यान रखो कि जो हु का आंसर होगा क्या वही इनवाइट करेगा। मैं बोलूं राम विल हैव टू इनवाइट मी, राम विल हैव टू इनवाइट मी, तो हु की जगह अगर मैं राम लिख रही हूं तो राम ही तो सब्जेक्ट है, यानी कि जो हु है हु इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हु का जो आंसर होगा वही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट कौन है, हु है, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब आपको चेंज करना है तो अब देखो चेंज करने के दो तरीके हैं। इस एक्टिव से पैसिव में बदलने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को उठाओ, चलो शुरू करते हैं इसी से। तो इसको हमने क्या किया, मी का आई कर दिया, आई के साथ विल या शैल में से शैल लगाते हैं, तो विल हैव टू बी हो जाना चाहिए, तो हमने क्या लिखा, शैल हैव टू बी। इनवाइट का हो गया इनवाइटेड, और बाई हु का अभी क्या पढ़ा था, हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है, तो बाई हुम हमने कर दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम हु को नहीं हटाना चाहते वहां से, वहीं के वहीं लिखना है हमको, तो वहीं के वहीं लिख के चेंज कर दो। कैसे होगा, हु का हो जाएगा बाई हुम, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव टू बी, तो शैल लिखा, फिर आई हैव टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, काम खत्म। ये केस क्या था कि जब आपका जो इंटरोगेटिव वर्ड है वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है तब आप ऐसा करते हो। ओके, एक और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, विच गर्ल शुड हैव रिटन इट। किस लड़की को यह लिखना चाहिए था, विच गर्ल शुड हैव रिटन इट, विच गर्ल। अब मान लो ये विच गर्ल का नाम सुधा होता, ठीक है, विच गर्ल जो आंसर है वो होता सुधा शुड हैव रिटन इट, यानी विच गर्ल जो है वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और विच आपको बताया था विच अकेले नहीं आता है, विच अपने संबंधित शब्द के साथ आता है, इसलिए यहाँ पे आपको गर्ल दिख रही लिखी हुई। विच गर्ल क्या होगा, इंटरोगेटिव वर्ड हो गया, शुड हैव हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इंटरोगेटिव वर्ड क्या कह रही हूँ, ये सब्जेक्ट का ही तो काम कर रहा है, ये है आपकी वर्ब, और क्या लिखना चाहिए था, इट को लिखना चाहिए था, इट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो लिखने के दो तरीके हैं, पहला ऑब्जेक्ट से शुरू कर दें, तो इट का हो गया इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड हैव, तो शुड हैव बीन हो जाएगा, शुड हैव बीन रिटन, और फिर बाय विच गर्ल, ये कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि हम विच गर्ल की पोजीशन नहीं चेंज करना चाहते हैं, नहीं करेंगे हमारा मन, ठीक है। बाय विच गर्ल, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, शुड हैव बीन का शुड लिखा, इट लिखा, हैव बीन लिखा, रिटन लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, काम खत्म। ओके, ऐसे ही हाउ मेनी टीचर्स ऑट टू हैव टॉट यू, हाउ मेनी टीचर्स ऑट टू हैव टॉट यू, मतलब जितने भी टीचर्स को पढ़ाना चाहिए था। मैं बोलूं कि 11 टीचर्स ऑट टू हैव टॉट यू, आपको 11 टीचर्स को पढ़ाना चाहिए था,
तो वही सब्जेक्ट होंगे, यानी हाउ मेनी टीचर्स आपके क्या है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ऑट टू हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है। टॉट वर्ब है, किसे पढ़ाना, यू को पढ़ाना था, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो तरीके हैं, पहले ऑब्जेक्ट से शुरू कर दो, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, यू का यू, ऑट टू हैव का ऑट टू हैव बीन हो जाएगा, लिख दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हो गया, एंड हाउ मेनी टीचर्स का बाई हाउ मेनी टीचर्स कर दिया। दूसरा तरीका हम वहीं के वहीं लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं बाई हाउ मेनी टीचर्स आपका हो गया सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। अब आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब ऑट, उसके बाद यू टू हैव बीन टॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप अपनी नोट्स में लिखने वाले हो पीडीएफ देख के, तो ये गलतियां मत करना, जो एक आध छोटी मोटी गलती हो गई है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सो दैट यू कैन करेक्ट इट इन योर नोट्स, ठीक। ऐसे ही अगली चीज, whom am I to call, मैं किसे कॉल करने को हूं। मान लो मैं बोलूं मैं राम को कॉल करने को हूं, मैं राम को कॉल करने को हूं, ठीक है। कॉल कौन करेगा, मैं करूंगा, आई है सब्जेक्ट, किसे करूंगा, राम को, यानी whom हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दो अंडे क्यों बना रही हूं मैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। M2 आपका हेल्पिंग वर्ब है, कॉल आपका वर्ब है। तो इसको जब आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना होगा, आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, whom का सब्जेक्ट क्या हो गया, who हो गया, ठीक है। who के साथ is, M2 का to be हो जाएगा, राइट। who is to be called, और सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट by me लगा के। ऐसे ही which book are they about to buy, buy कौन करेगा, दे हैं क्या सब्जेक्ट, क्या buy करेंगे, ये बुक, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर अबाउट टू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बाई आपकी क्या है वर्ब है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, विच बुक का विच बुक, बुक एक ही होगी तो इज, अबाउट टू का अबाउट टू बी हो जाएगा, कर दिया अबाउट टू बी, और बाई का बॉट हो गया, और दे का बाई देम हो गया, दैट इज इट, ओके। इस तरह से आप क्या करते हो, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उनको आप चेंज करते हो। तो अभी देखो ये खत्म होने वाला नहीं है, तो रूल नंबर 10 हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जितना है नेक्स्ट क्लास तक आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आगे हम रूल नंबर 10 पढ़ेंगे।